सो हेलो, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ और हम इसमें आगे और भी वीडियोज़ पोस्ट करते रहेंगे। इस वीडियो में तुम्हें 80 ऑब्जेक्टिव्स में देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ूँगा, क्वेश्चंस तुम्हारे स्क्रीन पर होंगी और फिर तुम उसका आंसर खुद देने का कोशिश करोगे एंड देन मैं आंसर बताऊँगा। तो खुद से टिक करना कि तुम्हारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए। सारे गलत हो गए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम 4-5 सीरीज़ करेंगे इसके, फिर तुम्हें ऑब्जेक्टिव का कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली है तुम्हारे बिहार बोर्ड 2025 के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। हम जानते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा होता है जो फिर से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा अनवीकरणीय? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? नाभिकीय संयोजन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है। तो बड़े पेड़ पौधे, डायनासोर, बड़ा हाथी अगर धरती के नीचे दब गया है तो 1000-1500 साल बाद या फिर लाखों साल बाद वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इंजन, ईंधन, तापक, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि जो भी चीज़ जलता है और जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें हम कहते हैं ईंधन। क्वेश्चन नंबर 4, यूरो 2 का संबंध है? वायु प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि यूरो 2 एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी देशों ने भाग लिया था। ये बेसिकली था वायु से कार्बन इमिशन को ख़त्म करना या कम करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? कांच की पट्टी, समतल दर्पण, गोलक दर्पण, प्रिज्म। हमें पता है कि एक प्रिज्म होता है कुछ इस तरह से, और जब इससे एक वाइट लाइट क्रॉस करती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है। कितने हुए? 7, ठीक है। और इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? डैनियल सेल, लेग्रांजी सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। सौर सेल, इसका आंसर होगा सौर सेल, सोलर प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है? तो प्रबल क्षार का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके साथ भी OH लगा होता है वो होता है एक क्षार, क्षार बेस, ठीक है। और इसमें प्रबलता हम ऐसे जानते हैं कि जिस धातु के साथ ये लगा हुआ है, जो भी धातु सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा वो सबसे प्रबल भस्म बनाने में सक्षम होगा। तो इन सब में सोडियम, कॉपर, NHMG, इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है? तो सोडियम है, तो सबसे सक्रिय भस्म हो जाएगा NaOH। अगर यहाँ पे KOH होता तो KOH क्या हो जाता? सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाता, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? CO, CO2, H2O, H2O2। हम जानते हैं जो CO2 होता है जब इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, माइनस में टेम्परेचर लेके चला गया जाता है, तो वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हेपारिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन। तो हम जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन ही होता है जिसके कारण रक्त का रेड कलर हमें दिखता है। और मैं भी तुमसे पूछ लिया कि हीमोग्लोबिन का शेप कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा ऐसा प्लेट टाइप का होता है और ये दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है, मतलब एक चपटी बॉल की तरह होता है ये, ठीक है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, दांत का कठोरतम भाग है? देखो, अगर मान लो ये एक दांत है और इधर हो गया इसका मसूड़ा ऐसे, ठीक।
तो ये जो दांत होता है इसके दो परत होते हैं। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं इनामेल और नीचे वाले भाग को बोलते हैं डेंटाइन। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं इनामेल। और अंदर वाले भाग को बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। तो इनामेल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? पहले ये बताओ थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, या फिर थायराइड ग्रंथि, ये गले के पास होता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनने के सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमें आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 13, अपघटक का उदाहरण है। देखो, अपघटक एक ऐसा जीव होता है, एक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव या कोई भी जानवर, पेड़ पौधा अगर मर गया तो वह उसमें बची खुची ऊर्जा को अवशोषित करके उसे भी मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो ऐसा गाय, कबक, शेर, घास कौन करता है? तो ऐसा करता है कबक। जब तुम देखते हो रोटी अगर बहुत दिनों तक बाहर रह जाएगी तो उस पर फिर काले काले फफूंदे लग जाते हैं, उसे ही कहते हैं कबक। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। अरे यहाँ सूर्य होगा, सूर्य, ठीक है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सारी ऊर्जाएं सूर्य के कारण ही आती है। इवन पहला उत्पादक जो ऊर्जा बनाता है वो भी सूर्य के कारण बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलीय मंडल, स्थल मंडल, इनमें से सभी। पर्यावरण में तो सभी आ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? देखो, वन पारिस्थितिकी तंत्र को अगर मैं बनाऊं, इसको थोड़ा छोटा करो, हाँ, ये मान लो एक तुम्हारा वन पारिस्थितिकी तंत्र है। Still it is, हाँ। तो इसके होते हैं टोटल 4 स्तर, 1 2 3 4। तो सबसे नीचे वाले स्तर पे आता है कौन सा? तुम्हारा उत्पादक, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक में कौन आ जाते हैं? उत्पादक में आ जाते हैं तुम्हारे पौधे। अरे लिखा जा भाई, पौधे। प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी, सारे के सारे शाकाहारी जीव। द्वितीय उपभोक्ता में शाकाहारी प्लस मांसाहारी, ठीक है। और तृतीय उपभोक्ता में आते हैं सिर्फ मांसाहारी, ओके। तो मानव किस में आएगा? मानव आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता में, ठीक है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषक स्तर होते हैं? तो 4 पोषक स्तर होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? आयनों का आदान प्रदान मतलब दो यौगिक हैं, दोनों अपने आयन को आदान प्रदान करते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है? अभिक्रियाओं को संतुलित, अभिक्रिया कौन सा संतुलित नहीं है बताओ? 1 मिनट का समय, बताइए कौन सा संतुलित नहीं है?
देखो अगर हम ऑप्शन 4 का बात करें, इधर तुमको दिख रहा होगा कि ये दो नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 6 है, इसके ये मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इधर नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन इधर टोटल 5 है, तो इसका मतलब कि ये डी नंबर वाला अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन यानी कि पीएच 7। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से प्राकृतिक संकेतक कौन है? प्राकृतिक संकेतक मतलब जो कि एक केमिकल नहीं है बल्कि नेचुरल फॉर्म में हमें पाया जाता है। फिनोल्फथेलीन, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि हल्दी जब साबुन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका कलर चेंज होता है, या फिर जब लेमन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका रंग थोड़ा सा चेंज होता है, बट जब साबुन के पानी के साथ चेंज करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कलर उसका चेंज हो जाता है। तो हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक संकेतक। क्वेश्चन नंबर 21, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो इनमें Na2CO3 सब में कॉमन है। जो मेन चीज़ तुम्हें याद रखना है इसका 10 अणु। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि धोबिया सोडा में या फिर धोने का सोडा में या फिर वॉशिंग सोडा में 10 अणु पानी होते हैं, ठीक है, 10 अणु पानी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से कौन विषम मिश्रण है? विषम मिश्रण, विषम मिश्रण किसे कहते हैं? विषम मिश्रण मतलब कि जैसे कि हम तेल मिला दें और उसमें मिट्टी मिला दें, या फिर बालू में हम पानी मिला दें, ये सब कभी मिक्स नहीं हो सकता, तो उसे क्या कहते हैं? विषम मिश्रण, ठीक है। बताइए कौन सा है? खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर क्या होगा? सोचो सोचो, सारे ही कैल्शियम के बने हुए हैं। इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि H2O पूरी तरह से इसमें मिश्रित नहीं हो पा रहा है, इससे ये क्या है? एक विषम मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। सबसे कठोर और सबसे महंगा है हीरा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? मैंने एक ट्रिक बताया था तुम्हें, BAR वाला, ठीक है। ये क्या है? ब्लू, ए से एसिड, इसको प्रेस कर दो, इक्वल टू रेड, ठीक है। जब ब्लू लिटमस पत्र पे इसमें लिख दो लिटमस, जब ब्लू यानी कि नीले लिटमस पे जब एसिड जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, नीले लिटमस को एसिड रेड कर देगा, रेड लिटमस को बेस क्या कर देगा? वापस से ब्लू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? H+, OH- O2, इनमें से कोई नहीं। इसमें तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो एसिड होता है, एसिड वो हमें क्या देता है? H+ आयन देता है, और जो बेस होता है यानी कि जो क्षार या भस्म होता है वो हमें क्या देता है? OH- आयन देता है, ठीक है। एसिड यानी कि H+ आयन, बेस यानी OH- आयन, यानी कि लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? एसिड करेगा, यानी कि H+ आयन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। हम सब जानते हैं एथिलीन क्या करता है? फल पकाता है। ऑक्सिन का काम क्या होता है? पौधों को वृद्धि करवाना। जिबरेलिन का काम क्या होता है? पौधों में जनन करवाना। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, मशरूम है एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। देखो मशरूम जो है
कैसा दिखता है मशरूम, छोड़ो नहीं बनाना। मशरूम एक मृत जीवी है। मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी सड़े गले चीज़ों पे पनपते हैं और उनकी ऊर्जाओं को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो मशरूम को एक पौधे की तरह आप कंसीडर नहीं कर सकते। मशरूम को एक पौधे की तरह कंसीडर किया भी नहीं जाता है। मशरूम को एक जीव की तरह कंसीडर किया जाता है। और कौन सा जीव? मृत जीवी। मृत जीवी यानी कि ये परजीवियों का एक उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन का आणविक सूत्र है O2, O3, O4, O5। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3, O3। क्वेश्चन नंबर 28। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक, देखो यहाँ जो हमने देखा मशरूम, मशरूम भी एक कवक है, याद रखना। मशरूम क्या है? एक कवक है जिसमें कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। ओके, यानी कि कवक में कौन सा पोषण की विधि पाई जाती है? मृतजीवी। मरे हुए जीवों के ऊपर ये पनपते हैं और उनकी बची हुई ऊर्जाओं पे ये जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पहले उत्पादक, फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता जैसे कि शेर, वो जब ऊर्जा को ग्रहण करेगा फिर एक दिन मिल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस से वो ऊर्जा उत्पादक को मिलना उतना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कौन सा? चक्रीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय। ये होता है एक दिशीय, एक लीनियर फॉर्म में ये चलती है। ठीक है, उत्पादक से शुरू होती है और तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? अरे ये तो सब जानते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपांजी, मकड़ी, ओरांगुटान, जीवाणु। चिंपांजी से लगभग कितनी % समानता है? 90% समानता। कुछ ही % अलग हो गया है, और वो अलग ये हुआ है कि हम बोलना सीख गए हैं और थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? तो इसको याद रखना, ये होता है किण्वन। ठीक है, फर्मेंटेशन, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी और अभिसारी दोनों याद रखना। अपसारी एंड अभिसारी, दोनों के लास्ट में है सारी। अपसारी होता है जो किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलता है। ठीक है, और अभिसारी होता है जो किसी एक बिंदु पर जाकर जमा होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अपसारी लेंस? अपसारी लेंस यानी कि कोई ऐसा लेंस होगा जो समांतर किरण जब आएगी तो वो उसे क्या कर देगा? फैला देगा ऐसे, तो वो क्या हो गया? अपसारी। और ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। वहीं अगर यहाँ पे उत्तल लेंस होता तो समांतर लेंस, समांतर किरण जब आता तो ये उसको क्या कर देता? एक बिंदु पर जमा कर देता। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? अभिसारी। याद रखना, क्योंकि याद रखोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये कौन सा लेंस है बे? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश कहने का मतलब तुम्हें पता नहीं होगा। दृश्य प्रकाश कहने का मतलब होता है वो 7 रंग जो हमें दिखते हैं, बाकी और हमें कुछ नहीं दिखता, जैसे कि एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, ये सब हमें नहीं दिखते। तो जो 7 रंग हमें दिखते हैं उन्हें कहते हैं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? रेड का होता है। तुम इसको याद रखे होगे, विबग्योर, VIBGYOR।
जैसे ही R से V की तरफ जाएंगे तरंग दैर्घ्य क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, वॉयलेट यानी कि बैगनी का, सबसे ज्यादा रेड का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकता को जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों क्रम में, इनमें से कोई नहीं। कैसे जोड़े बे? तो देखो, जब हम दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, मान लो ये भी दो था, ये भी दो था, तो अगर हम इसका टोटल निकालेंगे तो ये डायरेक्ट जुड़ के 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फिर एक अलग प्रोसेस चलती है, तो 1/r बराबर होती है तब, मान लो ये भी दो है, ये भी दो है, 1/2 प्लस 1/2। अब इसको जोड़ते रहो तो इसमें r जब तुम निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोध घट गया और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में और घटाने के लिए समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 36, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, वोल्ट मीटर में, एमीटर में, विद्युत सेल में, कुंडली में, बताइए। देखो, इसका आंसर होगा ए मीटर, क्योंकि ए मीटर को हम परिपथ में कहीं भी जोड़ देते हैं, कैसे भी जोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता चल जाता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन वोल्ट मीटर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें चिन्ह देखना पड़ता है, विद्युत सेल यानी बैटरी को जोड़ने के लिए भी हमें चिन्ह देखना पड़ता है, कुंडली यानी कि चुंबक बनाने के लिए तो ऑब्वियसली हमें प्लस माइनस तो देखना ही पड़ेगा सर। क्वेश्चन नंबर 37, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी। ये है एक समतल दर्पण, ये है आम जिंदगी, और इस पे कैसी किरण पुंज आ रही है, अभिसारी। अभिसारी यानी कि आपस में मुड़ती हुई, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक और आ रही है, एक और आ रही है, कितनी आएगी बे? ठीक है, तब ये पूछ रहा है कि जब ये अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण से टकराएंगी तो वो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, कैसा होगा? परावर्तित किरण पुंज एक ऐसे निकलेगा यहाँ से, एक ऐसे निकल जाएगा, एक ऐसे निकल जाएगा, एक ऐसे निकल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि परावर्तित किरण पुंज क्या है, समानांतर है। क्वेश्चन नंबर 38, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, जूल, वेबर, न्यूटन। इसका होता है वेबर। एसआई मात्रक याद रखना, मैं एक अलग से करवाऊंगा इसके लिए, ठीक है। और चुंबकीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, एक ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर के बीच में 20 विभाजन है, ए मीटर का न्यूनतम मूल्य क्या है। देखो, घबराना नहीं है, ये एक ए मीटर है जिसका न्यूनतम रीडिंग है 0 और मैक्सिमम रीडिंग है 2 एम्पियर, और इसके बीच बोल रहा है कि ये इसके बीच में टोटल 20 कांटा है, ठीक है। ऐसे कांटा यहाँ से घूम के इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो ये 20 है टोटल। ये जो लाइनिंग्स मैंने बनाई है ऐसे, ये टोटल 20 है। तो ये बोल रहा है कि इसका न्यूनतम रीडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम रीडिंग हो जाएगा। तो सीधा सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 एम्पियर को 20 से डिवाइड कर दो, तुम्हें एक वो पता चल जाएगा कि पहला रीडिंग कितना का होगा। तो ये कितना हो जाएगा बे, 10.1 एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समानांतर प्रतिरोध, देखो ये एक प्रतिरोध है, ये इसका समानांतर है। अभी तुरंत हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो इसका समानांतर 1 आ जाता है, यानी कि कम आ जाता है। पहला ऑप्शन, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, गलत। प्रत्येक प्रतिरोध से कम, सही। तीसरा ऑप्शन, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में किससे रंध्र के चारों ओर रक्षात्मक कोशिकाएं बनती है। ये एक रंध्र है, ऐसा होता है रंध्र पत्तों में, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ जो ये दिख रहे हैं तुम्हें ऐसे, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल या फिर गार्ड कोशिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42,
कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? अरे ये तो बच्चा भी जानता है, CO2 मुक्त होती है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 43 तो गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं। 44, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? केवल ऊर्जा, केवल H2O, केवल CO2? देखो मैं तुम्हें रिएक्शन दिखाता हूँ। ये होता है C6H12O6 प्लस O2। ये है तुम्हारा किसका रिएक्शन? श्वसन का रिएक्शन। और ये बदले में क्या बनाता है? ये बनाता है CO2, H2O और साथ में ऊर्जा। तो ये तीनों ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य? ये हो जाएगा अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य इसलिए होगा क्योंकि ये उन्हीं वस्तुओं को अंदर एंटर करने देती है जिनकी आवश्यकता है। जैसे कि ये कोशिकाओं में सिर्फ ऑक्सीजन को एंटर करने देगी। अगर तुम उधर से जहर लेके आ जाओगे तो ये प्रतिक्रिया देगी, जहर को कोशिकाओं में एंटर नहीं करने देगी। बहुत होशियार है। क्वेश्चन नंबर 46, एटीपी का विस्तृत रूप क्या है? एडिनिन थाइमिन फास्फोट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन थाइमिन ड्राइफॉस्फेट, ड्राई फ्रूट लिख देते हुए। ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 47, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? कक्षा 5 की ये सवाल। कक्षा 5 में हमने देखा था कि एक पत्ते को हम विक्स लगाते हैं, विक्स नहीं लगाते हैं, वैसलीन लगा देते हैं, फिर उस पर आयोडीन छिड़क देते हैं, फिर उसको अल्कोहल में डाल देते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इस पत्ते के पास क्या है? स्टार्च है। तो इसका उपयोग क्या है? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश के मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों पे बे। प्रकाश के गुण पे भी निर्भर करती है और कितनी प्रकाश आ रही है उस पे भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 49, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बताओ। फेशियल कराने में, अरे रे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग सफाई करने में, बैक्टीरिया मारने में, जहरीले जीवाणुओं को मारने में, पानी साफ करने में। हाँ। क्वेश्चन नंबर 50, आयोडीन युक्त नमक क्या है? अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो आयोडीन के साथ साथ पोटाशियम भी है। तो देखो, आयोडीन को अकेले नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि आयोडीन अकेला रहता ही नहीं है, तो उसको मिलाया जाता है हमेशा पोटेशियम आयोडेट के फॉर्म में, यानी कि NaCl प्लस Ki। ओके। क्वेश्चन नंबर 51, मिश्र धातु जिसमें 90% तांबा, 10% टीन क्या बनाता है? ये बनाता है कांसा, ब्रॉन्ज। मानव का पहला मिश्र धातु यही था हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 52, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? ये है एक अणु ऑक्सीजन। जब हम इसका आयनिक क्या बोलते हैं उसको, लुईस संरचना देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, तो एक अणु ऑक्सीजन में कितने बंधन दिख रहा है? 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, फिलोसोफर वूल क्या है? फिलोसोफर वूल तो याद रखना ये है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये जब जलता है तो बहुत ही धीमा 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 जलता है। और जो साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी वो एक फिलोसोफर थे, इसलिए उन्हें फिलोसोफर वूल कहते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर तुम्हारे क्या बोलते हैं, क्रीम्स वगैरह में होता है, लग्जरी क्रीम्स में। क्वेश्चन नंबर 54, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्ल यानी कि वसा और अम्ल को मिलाकर क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। यहीं पर अगर तुम्हें उच्च वसीय अम्लों के जगह उच्च वसीय अम्लों के साथ साथ सोडियम लवण के
अलावा तुम्हें अगर अल्कोहल दिखता तब तुम इसका आंसर मारते डिटर्जेंट। जहां अल्कोहल दिख जाए वो डिटर्जेंट, लेकिन उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण क्या हो जाएगा? साबुन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक कार्बनिक समूह का है? याद रखना भाई, CO। इसी से COOH भी निकलता है, CHO भी निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा एल्काइन है? एथीन, मीथेन, एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म। देखो, क्लोरोफॉर्म तो बनता है एल्केन में, एल्केन प्लस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्लोरोफॉर्म बन जाता है। एथीन की अगर हम बात करें, मीथेन, एल्केन, एल्कीन, एथीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H2। मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन तो सिंपली CH4 होता है। तो इन सब में से, ये तीनों में से कोई भी तुम्हारा एल्काइन ग्रुप का नहीं है। जो एल्काइन ग्रुप है ये कैसा दिखता है भाई? ये होता है CnH2n-2, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन बचता है एसिटिलीन, ठीक है। तुम कुछ क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परंपरा के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये है एक अवतल दर्पण। अगर इधर वस्तु है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर ही इसका फोकस है। अवतल दर्पण की फोकस क्या हो गई? माइनस हो गई। इसका आंसर अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 58, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब पूरी दुनिया जानती है। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, फोकस और ध्रुव के बीच। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आए है 2 नियम है। ये नहीं जानते तो तुम कुछ नहीं जानते हो। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखो, किसी माध्यम के लिए क्या कांस्टेंट होता है पहले ये जान लो, साइन I बटे साइन R। ये क्या होता है? एक नियतांक। और इस नियतांक को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है, तो यानी कि साइन I बटे साइन R। अच्छा, साइन I बटे साइन R को ही और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। अपवर्तन का ये दूसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 61, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? सेंटीमीटर की पावर -1, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर। डायोप्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। अगर यहाँ डायोप्टर ऑप्शन में नहीं होता तो तुम्हें मीटर की टू दी पावर -1 भी मिल सकता है। याद रखना, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन मीटर टू दी पावर इसमें नहीं है, डायोप्टर है, तो डायोप्टर सही है। क्वेश्चन नंबर 62, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, डिपेंड करता है, ये लेंस है तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? +v/u। दर्पण का आवर्धन क्या हो जाता है? -v/u, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या चीज? किधर है बे? v/u, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 63, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा सिंह, तुम्हारा अपवर्तनांक कितना है? 1.42, 1.32, 2.24, 2.42। बताओ, इसका ऑप्शन होगा D, 2.42, ठीक है। तुम्हें कहीं 2.41 मिल जाए तो तुम्हें 2.17 कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। 2.4 याद रखना, काफी है। क्वेश्चन नंबर 64, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? अरे बाबा रे, इतना भारी क्वेश्चन। ये जो ना भाई, प्रिज्म गिनो, इसमें कितने सतह हैं? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 65, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? परमाणु संख्या 19 तो संयोजकता 19 का, तो क्या बोलते हैं इसको यार,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु विन्यास कैसे लिखते हैं? 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, चौथी में 1। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है? 1 है। तो ये देना कितना चाहेगा? 1 सोचेगा किसी को दे दे। तो यही इसका क्या कहलाएगा? संयोजकता। जितना इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु देना चाहता है या जितना इलेक्ट्रॉन कोई लेना चाहता है या साझा करना चाहता है, उसे उस परमाणु का क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इसे ये हो गया आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? आया है इतना भारी क्वेश्चन। एल्केन यानी कि CnH2n+2। एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n, बस 2 घटाते जाओ। एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2। बस याद रखना। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 67, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9 यार, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा, इस विलयन का pH क्या होगा? ठीक, रेड प्लस समथिंग इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, एसिड तो ब्लू को रेड करता था, तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ बेस होगा, यानी कुछ ना कुछ क्षार होगा या भस्म, जैसे एक। ठीक है, तो यानी कि क्षार या भस्म का pH कितना होता है? 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी। 69 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? 8, 12, 16, 18। मैंने तुम्हें एक जनरल ट्रिक बताया था, जितना परमाणु संख्या है उसका क्या कर दो? डबल कर दो। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो डबल कितना हो जाएगा? 16। 8 ही होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 70, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? Hg, Fe, एल्यूमिनियम, Zn। तो देखो, बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तुम Hg का अयस्क बताओ एक क्या है? Hg का अयस्क क्या है? सिनेबार। ठीक है, सिनेबार को ही क्या बोलते हैं? सिंदूर बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? HgS। Fe का बताओ? हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, सीडेराइट। जिसके लास्ट में ये ईट लगा होगा ना, ईट, लोहा क्या होता है? ईट जैसा मजबूत होता है, तो जिसके लास्ट में ईट लगा होगा। नहीं बे, बॉक्साइड के लास्ट में भी लगा है। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो हटाओ। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये क्या है? आयरन का, लोहा का ये अयस्क है। Zn का एक अयस्क बताओ। Zn का जिंक पायराइट। ठीक है, या फिर जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर तो हो गया एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 71, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी तुम्हें याद है? सबसे पहले कौन आता है? पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आता है Fe, फिर पोटेशियम, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है बताओ? 10 सेकंड का समय, 10, खत्म हुआ। देखो, सबसे ज्यादा सक्रिय तो कौन हो जाएगा? इसमें पोटेशियम है नहीं, तो सोडियम हो जाएगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक, जिंक के बाद कॉपर, कॉपर बहुत बाद में आता है, हटाओ उसका। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है, कोई डाउट है का बे? क्वेश्चन नंबर 72, कोई डाउट है भी तो क्या करें अब हम? मैसेज कर देना।
Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? अरे साफ दिख रहा है, एल्यूमिनियम ने Fe के ऑक्सीजन को चुरा लिया, भगा के ले गया वो। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि सिर्फ एल्यूमिनियम भगा के ले गया, Fe नहीं भगा पाया। क्वेश्चन नंबर 73, कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एक्सेट्रा, बहुत सारे, अल्कोहल, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 74, बोरान और एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? आवर्त सारणी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो ये बेसिकली आते हैं तुम्हारे कितने में? 1 2 और उधर बीच में 10 12 13, 13वें में आते हैं, 13वीं पे आते हैं बोरान और एल्यूमिनियम। याद रखना यार, प्रीवियस ईयर है सारा। क्वेश्चन नंबर 75, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, यूरोक्रोम के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ल्यूकोप्लास्ट। देखो, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये पौधों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूरोप्लास्ट, यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 76, बाघ उपभोक्ता है। बाघ क्या है? सिर्फ मांसाहारी है, बाघ घास नहीं खाता है, तो किस में आ जाएगा? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन आता है? तृतीय श्रेणी, यानी कि तृतीय पोषी स्तर का। क्वेश्चन नंबर 77, पित्त रस का स्त्राव होता है छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, गृहिणी द्वारा। हमें पता है कि ये जो यकृत जो होता है, इसके पास एक थैली होती है जिसे क्या बोलते हैं? पित्त की थैली। तो यकृत क्या करता है? बहुत सारा पित्त, यानी पित्त को बना बना के इस पित्त की थैली में वो जमा करता रहता है, यानी कि पित्त का स्त्राव, यानी कि पित्त का बनावट, जो भी कह लो, वो कहाँ से हो रहा है? यकृत से हो रहा है, यकृत द्वार से हो रहा है। यहाँ से एक पाइप जाती है जो अग्नाशय से मिल के फिर छोटी आंत में स्त्राव करती है इसका। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? यकृत द्वार। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद है। देखो, अग्रपाद कहने का मतलब है कि मनुष्य के भी आगे 2 हाथ हैं, चमगादड़ के भी 2 पंख है जो उनके हाथ की तरह काम करते हैं, बिल्ली के आगे भी 2 पैर हैं जो उनका हाथ की तरह दिखता है। ठीक है, ये सब क्या है? समजात अंग है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन कहने का मतलब है कि मान लो मैं तुम्हारा हाथ काट दूं, ठीक है, और तुम्हारा हाथ फिर से जन्म ले ले कुछ दिनों बाद, इसे ही कहते हैं पुनरुद्भवन। तो मेढक में ऐसा नहीं होता, मेढक को काट दोगे वो मर जाएगा, गाय तो खैर सोचते भी नहीं है। और छिपकली का अगर तुम पैर काट दोगे, पूंछ काट दोगे, तो उसे पूंछ वापस आ जाता है। ठीक इसी तरह हाइड्रा एक पौधा होता है, हाइड्रा एक जीव होता है, सॉरी, अगर उसका एक पार्ट को हम काट दें तो वो एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, ये होता है विखंडन अलैंगिक जनन का ये एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 80, किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, विविधता, अनुवांशिकता। जीन संरचना क्या कहलाती है? बताओ, लास्ट क्वेश्चन है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, विविधता, जीन की संरचना जीनोटाइप। ठीक है, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ही बंद करो बे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस, बाय।